हमारे साथ में सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, चरण सिंह सप्रा कांग्रेस की तरफ से उस पर अपनी भूमिका रखेंगे, संजय शर्मा तृणमूल कांग्रेस चर्चा में शामिल होंगे और संजय कुमार सेफोलॉजिस्ट, उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार एसआईआर के जरिए किस तरीके से बदलाव हो सकते हैं, क्या सचमुच में उसका कोई असर पड़ेगा। गौतम लाहिरी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पश्चिम बंगाल की जानकारी रखते हैं और उनसे यह पूछना जरूरी होगा कि इतना क्या है अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर तृणमूल कांग्रेस इतनी बेचैन क्यों हो रही है कि जिसके चलते वो हाईकोर्ट के पास भी जाना चाहती है। ये भी सवाल उनके सामने रखेंगे, लेकिन फिलहाल 3 सवाल मैं इस पैनल के सामने रखना चाहूंगा। पहला सवाल, क्या एसआईआर और वोटर लिस्ट बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है? क्योंकि हर रोज इसी मुद्दे को लेकर तृणमूल कांग्रेस चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रही है। अभिषेक बैनर्जी भी इस मुद्दे को लेकर सामने आ रहे, कह रहे हैं कि फॉर्म नंबर 6 जिससे नए वोटर जोड़े जा सकते हैं, 30-30 हजार नए वोटर जोड़ने की कोशिश हो रही है बंगाल के बाहर से। यह भी एक बड़ा आरोप उसमें लग रहा है। क्या यह सबसे बड़ा मुद्दा है? दूसरा सवाल, क्या चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलने से तृणमूल कांग्रेस को फायदा होगा? बिहार के भीतर करके देख लिया, कांग्रेस ने करके देख लिया, लेकिन आरजेडी कांग्रेस बिहार के भीतर कोई इसका फायदा नहीं उठा पाई। तीसरा सवाल, क्या बंगाल में चुनाव से पहले 395 अफसरों के तबादले अप्रत्याशित है? हाईकोर्ट कहता है कि इसमें कोई अप्रत्याशित बात नहीं है। तो शुरुआत संजय कुमार जी आप ही से करेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने चर्चा की थी और उस चर्चा में बार बार आपके तरफ से संजय शर्मा जी आपने यह मुद्दा उठाया था कि किस तरीके से अप्रत्याशित तरीके से ये ट्रांसफर्स किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को मैंने एक साथ इस मुद्दे पर देखा था, क्योंकि दोनों का यह कहना था कि जिन अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं वो दरअसल आप ही के लोग हैं और इसीलिए उनका ट्रांसफर होना जरूरी है। लेकिन आज हाईकोर्ट कह रहा है कि उसमें कौन सी बड़ी बात है, और अगर ट्रांसफर किए गए हैं तो उसमें पब्लिक का क्या नुकसान हो रहा है, लोगों का क्या नुकसान हो रहा है। कल्याण बैनर्जी की पिटीशन उठाकर फेंक दिया आज हाईकोर्ट ने, क्या कहना है आपका? देखिए, कहना बिल्कुल साफ है, केंद्रीय चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में जिस लेवल की चुनाव का काम कर रहा है, जिस लेवल पर कर रहा है, इसमें कोई संदेह बाकी नहीं रह जाता कि ये किसी के लिए कर रहा है, देश के लिए नहीं हो रहा है, किसी के लिए हो रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? हम कह इसलिए रहे हैं कि जिन राज्यों में चुनाव है, यहां बंगाल में हमारी सरकार है, बाकी जगहों में जहां भी चुनाव है वहां क्या इतने ट्रांसफर हो रहे हैं? वहां क्या इससे आधे भी ट्रांसफर हो रहे हैं? इससे 25% ट्रांसफर भी हो रहे हैं? आप देखेंगे कि नहीं हो रहे हैं। यहां थाना तक पहुंच गया, थाना लेवल के अधिकारियों तक पर चुनाव आयोग पहुंच गया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तक चुनाव आयोग पहुंच गया। तो राज्य का एक जो जनरल सिस्टम है वो काम करेगा कि नहीं करेगा, या सारे राज्य को आप उथल पुथल करके रख दोगे? और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण इस बार चिंता की बात क्या है, हजारों संख्या में फॉर्म 6 चुनाव आयोग के दफ्तर में भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग जाते हैं, मिलकर आते हैं, डेपुटेशन देके आते हैं, उसके बाद तुरंत बाद वो निकलते हैं और दूसरे लोग बंडल के बंडल फॉर्म 6 चुनाव आयोग में जमा दे देते हैं। तो स्वाभाविक रूप से हम जो इन चीज को देख रहे हैं, इनका वाच कर रहे हैं, हमारी चिंता होनी स्वाभाविक है। मैं एक बात साहिल जी एक बड़े स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा, बात यह नहीं है कि अधिकारी किसके हैं, अधिकारी तो शासन के हैं। अधिकारियों का काम है देश को चलाना, राज्य को चलाना, प्रशासन को संभालना। वो डायरेक्टली किसी पार्टी के साथ भी नहीं होते और इनडायरेक्टली भी नहीं होते। जिस पार्टी की जो प्रशासन में जहां से ऑर्डर मिलना चाहिए वो ऑर्डर वो फॉलो करते हैं। और चुनाव आयोग जब से पश्चिम बंगाल की कमान चुनाव आयोग के हाथ में आई है, आश्चर्यजनक रूप से सारे बंगाल के बदल डालूंगा की तर्ज पर ये अधिकारियों के लेवल में इतने नीचे तक आ गए हैं कि ये कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और ऊपर से ये फॉर्म 6 का मामला है। संजय जी, अब डिलीशन नहीं, इसका जवाब तो सिद्धार्थ यादव देंगे। हमारे साथ संजय कुमार भी जुड़ चुके हैं, सेफोलॉजिस्ट है, उनसे भी पूछेंगे कि ये नंबर गेम से क्या फर्क पड़ता है। सिद्धार्थ यादव उसका जवाब दे देंगे, लेकिन एक संक्षिप्त में मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए। जब भी हमने चर्चा की है, आपने बड़े दावे के साथ इस बात को कहा है कि जनता हमारे साथ में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एसआईआर कराइए, ये कराइए, वो कराइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, हाईकोर्ट में आप चले गए, ठीक है, हाईकोर्ट ने क्या कहा? द नंबर ऑफ ऑफिसर शिफ्टेड इन अदर स्टेट is much higher than the number of officers shifted in West Bengal. उनका कहना है कि भाई आर्बिट्री भी नजर नहीं आ रहा है, ऐसा भी नहीं है कि बाकी राज्यों में नहीं किया गया है, आप क्यों हमारे पास लेकर आए? चुनाव आयोग का अधिकार है, चुनाव आयोग अपने अधिकार में कर रहा है, आपके पेट पे क्या दर्द हो रहा है? सीधा सवाल पूछा आपसे। अच्छा, कल्याण बैनर्जी गए हुए थे
ऐसा भी नहीं है कि आपके तरफ से कोई कमी आपने छोड़ी थी इस पूरे मुद्दे को लेकर। अब मान जाइए, आगे बढ़िए, चुनाव लड़िए। नहीं, हम तो सारे काम एकदम मान के कर रहे हैं। हम ये मान के ही कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ये सब सारी कारस्तानी करेगा और हमें कहां जाकर किस खिड़की पर वो कुंडी खटकानी और कहां क्या देना वो हम देते रहेंगे और जमीन पर हम काम करते रहेंगे। आज भी हजारों लोग सड़कों पर हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, और हम फिर चुनाव आयोग से कहते हैं आप करिए, आपको जो करना है, एसआईआर करिए और तेजी से करिए और ज्यादा केंद्रीय पुलिस बल को आप ले आइए। फैसला बंगाल की जनता करेगी। आप हमको नहीं सता रहे हैं, आप बंगाल के आम आदमी को सता रहे हैं, बंगाली जनमानस को सता रहे हैं। चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है संजय शर्मा जी, आप उनका नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, जो चुनाव आयोग ने फैसला लिया है उस पर आप ही के पिटीशन के वजह से हाईकोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। लेकिन सिद्धार्थ यादव, इसमें एक मुद्दा अभी भी रहता है, क्योंकि अब तृणमूल कांग्रेस का आरोप यह है कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है, ये इससे पहले कई बार आप पर आरोप लग चुका है, चरणजीत सिंह सप्रा इस बारे में आरोप महाराष्ट्र के भीतर भी लगा चुके हैं कि आप बाहर के वोटर लाकर पश्चिम बंगाल में उनका रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, और उसके जरिए चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। साहिल जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे लगता है कि एसआईआर और चुनाव आयोग के इर्द गिर्द जितना भी प्रोपेगेंडा विपक्ष करना चाहता है वो पश्चिम बंगाल में बहुत लंबा नहीं चलने वाला, क्योंकि पश्चिम बंगाल की स्थिति तो अलग है और वो स्थिति ममता बनर्जी के कारण हुई। ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के उन्होंने अपना पक्ष रखा, उनकी पिटीशन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करके चुनाव आयोग की प्रक्रिया, एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में करवा रही है। पश्चिम बंगाल अकेला वो राज्य बन चुका है जहां पर जुडिशियल ऑफिसर्स इस पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कई देश में ऐसी स्थिति नहीं बनी। चुनाव एक छोटा करेक्शन कर दूं सर, चुनाव केरल में भी हो रहे हैं, चुनाव असम में भी हो रहे हैं। सिद्धार्थ जी, छोटा करेक्शन जी साहिल जी, छोटा करेक्शन, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन एक छोटा करेक्शन जरूरी है कि सही चीज जानी चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट में गई थी ममता बनर्जी, वो इस मुद्दे पर गई हुई थी कि जिस तरीके से एसआईआर के बाद जो सूची जारी की गई पश्चिम बंगाल के भीतर, उसमें बाकी राज्यों में जो एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, एक अलग से 60 लाख लोगों की सूची नहीं थी उसमें कि जिन पर सवाल खड़ा किया था, उनके पास पेपर सारे थे, लेकिन चुनाव आयोग को लग रहा था कि इसमें कुछ दिक्कत है। उन 60 लाख वोटर्स को लेकर ममता बनर्जी गई थी और उसके बाद जुडिशियल ऑफिसर वहां पर लगा दिए गए। शायद ममता बनर्जी को लगा होगा कि राष्ट्रपति शासन ना लग जाए, उसके पहले उन्होंने पीछे ले लिया। मैं पूरा कर लूं तो सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए वो गई थी, उन 60 लाख वोटर्स के लिए। मैं पूरा कर लूं? मैं समझ गया आपकी बात। देखिए ममता, अब आप मेरे को 1-1.5 मिनट जितना आपने टीएमसी को बोलने का समय दिया, आप उतना मुझे बोलने का समय दिया। ममता बनर्जी को क्या लगा ये तो मुझे नहीं पता, हो सकता है आपको पता हो या किसी और को पता हो, पर मुझे ये पता है कि उन्होंने क्या किया। वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के चुनाव आयोग के हर एस्पेक्ट को और एसआईआर के हर एस्पेक्ट को चैलेंज कर रही थी। जो चीज सुप्रीम कोर्ट तक चली गई, जो उच्चतम न्यायालय जिस पक्ष को सुन रहा हो, और उच्चतम न्यायालय के पास क्योंकि सर्कमवेंटिंग राइट्स होते हैं, उसके पास हर पक्ष को सुनने का एक अधिकार है। उसके बाद जिस प्रकार के जुडिशियल ऑफिसर्स की नियुक्ति हुई, आपको आज भी भरोसा नहीं, तो क्या सोच के गए थे वो विषय नहीं है। विषय यह है कि आप गए, आप हाईकोर्ट गए, आप सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने कहा आपका प्रोपेगेंडा में दम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने कहा जो आप बात कह रहे हैं वो संवैधानिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया ऐसी है जो संविधान के तहत इलेक्शन कमीशन को अधिकार है और उनको वो करने देना चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात, ये तो एक पक्ष हो गया साहिल जी, ये तो एक प्रोपेगेंडा हो गया, ये तो एक नैरेटिव हो गया। 15 साल कोई शासन में रहे और शासन में रहने के बाद चुनाव में उसके पास केवल मुद्दा एसआईआर, इलेक्शन, मछली, ये मुद्दा होगा। 15 साल किसी ने सरकार चलाई। आज ममता बनर्जी चुनाव किस विषय पर लड़ रही है? एसआईआर पर लड़ रही है, इलेक्शन कमीशन पर लड़ रही है। वो जो बयान देने लग रही है, क्या आपके और मेरे नागरिक होने के नाते वो बयान चिंताजनक नहीं है? क्या आपके और मेरे नागरिक होने के नाते एक देश के चुने हुए मुख्यमंत्री ये कहें कि चुनावों के बाद लोगों को घरों के बाहर ये तख्ती लगानी पड़ेगी, आई डोंट सपोर्ट बीजेपी? क्या मतलब है इसका? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हमने सरकार बना ली, हम घर घर में घुस के मारेंगे। यही तो पोस्ट पोल वायलेंस पिछले चुनावों के बाद किया था आपने, यही तो पंचायत चुनावों के बाद किया था आपने। आज ममता बनर्जी कह रही है महिलाएं घर में ढूंढ लें जो भी कुछ उनको मिल सकता है, बेलन निकाल लें, फावड़ा निकाल लें, और जब कोई आए तो उसको मारे। ये एक चुने हुए मुख्यमंत्री है। यह दिखाता है साहिल जी कि आज देश के अंदर
15 साल शासन करने के बाद, एक निर्ममता की सरकार चलाने के बाद ममता बनर्जी जैसी मुख्यमंत्री वो मुद्दा विहीन हो चुकी हैं। वो केवल बेबुनियाद आरोप लगा करके संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा होकर के अपनी अकाउंटेबिलिटी से भागना चाहती हैं। ये लोकतांत्रिक नहीं है। उनको जवाब देना पड़ेगा। उनको जवाब देना है महिला सुरक्षा पर, उनको जवाब देना है एसएससी स्कैम पर, उनको जवाब देना है इंडस्ट्री पर, उनको जवाब देना है चाय बागान पर, उनको जवाब देना है उत्तर बंगाल पर, उनको जवाब देना है जिस प्रकार की हालत पश्चिम बंगाल में बन चुकी है उस पर। और वो चुनाव लड़ रही है, एसआईआर, इलेक्शन कमीशन। अरे चले गए ना कोर्ट ने दे दिया ना ऑर्डर, और जुडिशियल ऑफिसर्स कर रहे हैं ना मॉनिटरिंग। देखिए, ये बात तो सिद्धार्थ यादव ठीक कह रहे हैं। आपके पास में चुनाव आयोग के करतूत के खिलाफ, आपको अगर लग रहा था कि चुनाव आयोग आप पर ज्यादती कर रहा है, तो उसके खिलाफ आपके पास अदालत जाने का रास्ता खुला था। आप हाई कोर्ट चले गए, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, वोटर लिस्ट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट तक आप जाकर चले आए। अब जुडिशियल अधिकारी नियुक्त किए, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि 45% वोटर्स जो जिन पर सवालिया निशान लगाया गया था चुनाव आयोग की तरफ से, उनके नाम काटे गए हैं। दूसरी बात, हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि आपकी जो पिटीशन है, कल्याण बनर्जी जो पिटीशन लेकर आए थे, उसमें पॉलिटिकल ज्यादा नजर आता है, पब्लिक इंटरेस्ट कम नजर आ रहा है। तो बेसिकली सिद्धार्थ यादव ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ तो हो गया, अब चुनाव लड़ते हैं, बाकी सब छोड़ दीजिए अभी। तो क्या आपको लगता है कि वो सही कह रहे हैं? सबसे पहले तो अब आगे बढ़ जाना चाहिए। सिद्धार्थ यादव जी और उनकी पार्टी मुगालते में, बंगाल में जो चुनाव आयोग कर रहा है, एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, बीडीओ लेवल के अधिकारी तक केंद्रीय चुनाव आयोग पहुंच गया। आप सोच सकते हैं साहिल जी, और ये सारी बातें हमने ध्यान में करवाई है। ये तो हमें ही मालूम है चुनाव आयोग का अधिकार है। हमने कोर्ट को बताया है जो काम असम में नहीं हो रहा, केरल में नहीं हो रहा, तमिलनाडु में नहीं हो रहा, उससे भी ज्यादा भयंकर काम बंगाल में चुनाव आयोग कर रहा है। हमने अदालत के ध्यान में ये चीज दिलाई है। और ये फॉर्म 6 के नाम पर क्या हो रहा है, डिलीशन के फॉर्म 7 के नाम पर क्या हो रहा है, हमने स्पष्टीकरण मांगा है चुनाव आयोग से। और भाजपा हमें नहीं सिखाए चुनाव कैसे लड़े जाते और चुनाव कैसे लड़ना चाहिए और मुद्दों पर लड़ना चाहिए। 24 के चुनाव में भाजपा नेताओं के बयान देश को याद है। इतना नीचे स्तर तक कोई प्रधानमंत्री और कोई केंद्रीय सरकार में जो लोग शामिल है वो लोग कैसे जा सकते हैं। देश की जनता ने एक चीज देखी है, और ये हमें भाषण देने आ गए, छात्र तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें इतने छेद हैं, इनका सीख लेना चाहिए। हमने चुनाव आयोग से फिर मांग की है कि ये लास्ट 2 दिन आपके ऑफिस में जो सीसीटीवी कैमराज वगैरह लगे हुए हैं, हमें उनकी रिकॉर्डिंग चाहिए, ताकि कौन आया और कौन क्या क्या देकर गया और कितने फॉर्म से इसके बंडल्स आए, कैसे उसका निपटारा आपने किया, किन के आदेश पर किया और क्या किया, ये सारी डिटेल हम। फॉर्म नंबर 6 भरने से संजय शर्मा जी नया वोटर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। आपके बीएलए होंगे, उस पर ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। सिर्फ फॉर्म नंबर 6 भरा, इसका मतलब यह थोड़ी है कि वोटर रजिस्ट्रेशन हो गया उसमें। आपको भी पता है कि आप भी तो जाकर फॉर्म नंबर 6 भरवा सकते हैं लोगों से। साहिल जी, एक साथ इतने बंडल आने के क्या मतलब है? और पूर्व में चुनाव आयोग ऐसी कोई मुहिम चल रही है सिद्धार्थ यादव जी आपकी बंगाल के भीतर? वोटर रजिस्ट्रेशन की कोई मुहिम तो नहीं चल रही है सिद्धार्थ जी? अभिषेक बनर्जी जो आरोप लगा रहे हैं, ये जो डिलीशन की चीज है, डिलीशन का फॉर्म है, जेन्युइन वोटर्स के नाम कोई और डिलीशन करवा दे रहा है। एक बात से तो सहमत, अभी सुन लीजिए साहिल जी, हाँ इनको बोलिए, सुन लेंगे। मैं इनकी एक बात से तो सहमत हूं, टीएमसी की एक बात से मैं सहमत हूं। टीएमसी कह रही है जो तमिलनाडु में नहीं हो रहा, जो केरल में नहीं हो रहा, जो असम में नहीं हो रहा, वो पश्चिम बंगाल में हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, इतना रोना धोना कहीं नहीं हो रहा। टीएम की सरकार है तमिलनाडु के अंदर, कोई रोना धोना नहीं कर रहे। कम्युनिस्टों की सरकार है केरल के अंदर, कोई रोना धोना नहीं कर रहे। सारा रोना धोना ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ही करेंगे, और पश्चिम बंगाल के अंदर ही करेंगे सारा रोना धोना, और कोई मतलब नहीं है। वहां पर जुडिशियल ऑफिसर्स की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, केरल में जुडिशियल ऑफिसर्स की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, असम में जुडिशियल ऑफिसर्स की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, पश्चिम बंगाल में पड़ी, क्योंकि रोना धोना सारा यही करेंगे। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन पूरे पश्चिम बंगाल में कैमरा लगवा रहा है, गाड़ियों के ऊपर भी कैमरा लगवा रहा है, ताकि टीएमसी के गुंडे जहां जहां गुंडागर्दी करें वो रिकॉर्ड हो सके। और ये महाशय आए हैं, वो कह रहे हैं हमको इलेक्शन कमीशन पर कैमरा लगाना है, इलेक्शन कमीशन हमको रिकॉर्डिंग दे, कौन मिल रहा है कौन नहीं। अरे फॉर्म 6 को समझ तो लीजिए भैया, आपके पास बीएलए हैं,
आपका बूथ लेवल एजेंट सामने बैठेगा, किसका वोट बना किसका नहीं बना, कौन वोट कर रहा है कौन नहीं कर रहा, बीएलओ के चलिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने इतने चुनाव देखे हुए हैं, लेकिन आज तक मैंने कोई ऐसा चुनाव नहीं देखा जहां पर सत्ताधारी पार्टी कहती है कि चुनाव आयोग के दफ्तर के भीतर का सीसीटीवी हमें चाहिए और चुनाव आयोग कहता है कि सड़क पर जो चल रहा है उसका सीसीटीवी हमें चाहिए। यह बड़ा दिलचस्प मामला होता जा रहा है। तो जरा चरण सिंह सप्रा जी, आप जरा बताइएगा, आपको कहां सीसीटीवी चाहिए? तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि इलेक्शन कमीशन के भीतर, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि चुनाव आयोग को बाहर सीसीटीवी लगाना चाहिए ताकि बाहर गुंडागर्दी ना हो। आप कहां सीसीटीवी चाहते हैं? और जो ये तबादले वगैरह जो हो रहे हैं उसको लेकर तो आपका अभी भी मत वही है ना कि सही हुआ है जो हुआ है वो पश्चिम बंगाल के भीतर? देखिए साहिल जी, हम तो यही चाहते हैं कि चुनाव जो है वो निर्भीक हो और निष्पक्ष चुनाव हो, एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो। लेकिन भारत के आजाद भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि चुनाव की तारीखें आ गई हैं, नॉमिनेशन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, लेकिन वोटर लिस्ट अभी तक तैयार नहीं हुई है। वोटर लिस्ट पर अभी भी मारामारी चल रही है। और इतिहास में यह भी पहली बार हो रहा है कि निर्वाचन आयुक्त के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव पार्लियामेंट में आया है और वही निर्वाचन आयुक्त जो है वो 5 राज्यों के चुनाव करा रहे हैं। तो किस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, इसका अंदाजा आप और आपकी जनता, आपके व्यूअर लगा सकते हैं। अब मैं बात करता हूं एसआईआर की। इस बंगाल के मुद्दे के अंदर 78 लाख लोगों के तकरीबन नाम पहले से ही कट चुके हैं टोटल में, और अगर आप सप्लीमेंट्री लिस्ट जो आने वाली है उसमें 7 से 8 लाख नाम और कट सकते हैं, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। यानी 85 से लेकर के 90 लाख नाम टोटल में से कटेंगे। 7 करोड़ 76 लाख वोटर थे, उसमें से अगर 85-90 लाख वोट कट जाते हैं तो 6 करोड़ और मेरे ख्याल से 75 लाख के तकरीबन ये वोटर लिस्ट बनेगी। जब इतने नाम कटते हैं, 85-90 लाख नाम कटते हैं, ट्रिब्यूनल बना दिए हैं, लेकिन वो ट्रिब्यूनल पेपर पर हैं। आप आज अगर वोटर लिस्ट फिजिकली अवेलेबल नहीं है, आप आज अगर वेबसाइट पर जाओगे तो वेबसाइट क्रैश हो जाती है। वेबसाइट 4-4 घंटे 6-6 घंटे ब्लैंक रह जाती है। वेबसाइट से काम नहीं हो सकता, फिजिकल लिस्ट अवेलेबल नहीं है, ट्रिब्यूनल धरातल पर नहीं है। तो ये लोग कंप्लेन करेंगे, अपीलेट में जाएंगे, अपील करेंगे, तो इनके नतीजे कब आएंगे? चुनाव के बाद आएंगे। क्या ये निर्वाचन आयोग की जवाबदारी नहीं है? हजारों लाखों लोग जो है, जो वोटर हैं, वो वोट देने से वंचित रह जाएंगे। और कई सारी टीमें, आपकी मीडिया की टीमें जाकर के फैक्ट चेक भी कर रही है। एक घर के अंदर पिताजी का नाम जो है वो वोटर लिस्ट में है, लेकिन बेटा जो है उसका नाम कट गया, यानी वो घुस नहीं तो फिर 2 बहनों का नाम है, अभी तो जुडिशियल पैनल बैठे है ना उस पर। नहीं, अभी तो जुडिशियल पैनल बैठ गया उस पे। अब तो जुडिशियल स्क्रूटिनी हो रही है, अब तो जुडिशियल अधिकारी आकर बैठ गए। अब तो ये गुंजाइश नहीं है ना कि चुनाव आयोग के लोग इस बात को कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उनके पास में सिस्टम पर्याप्त नहीं है। अरे भाई, ट्रिब्यूनल धरातल पर नहीं। मैं वहां पर 15 दिन रह करके परसों आया हूं कलकत्ता से। ट्रिब्यूनल धरातल पर नहीं है, पेपर पर है। यही तो मैं कह रहा हूं सप्रा जी, अभी नाम कटने की चिंता नहीं रह गई है। अब तृणमूल कांग्रेस की चिंता नाम जुड़ने की हो गई है। जो 30,000 नाम जुड़ने की बात हो रही है, नहीं, तृणमूल तृणमूल कांग्रेस अपनी चिंता करे। हम भी ये कहते हैं कि जो फॉर्म 6 भर करके बल्क एडिशन होती है, ये महाराष्ट्र में भी हुई थी, ये बिहार में भी हुई है, पश्चिम बंगाल में भी हो रही है। आज हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यालय से भी वहां पर कंप्लेन गई है निर्वाचन आयोग के अंदर कि फॉर्म 6 जो है वो बल्क रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो इन सारे मामलों को कौन कर रहा है? सप्रा जी जल्दी बताइए भाई। मैं किस पर आरोप, किस पर है? बल्क पे कौन कर रहा है? कौन कर रहा है बल्क पे? निर्वाचन आयोग जो है ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं, स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग कर रहा है। वो न्यूट्रल रेफरी नहीं है, वो बीजेपी का कौन बल्क में रजिस्ट्रेशन कौन कर रहा है? स्पेसिफिक बताइए ना सप्रा जी, किस पर आरोप है आपका? कौन कर रहा है बल्क में? तृणमूल कांग्रेस कर रही है, बीजेपी कर रही है, कौन कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और इसके अंदर निर्वाचन आयोग के ध्यान। सिद्धार्थ यादव जवाब दीजिए, उसके बाद संजय जी के पास चलना है मुझे। चलिए जवाब दीजिए। देखिए साहिल जी, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी केवल चुनाव जीतना नहीं भूली है, वो चुनाव लड़ना भी भूल चुकी है। वो ये भी भूल चुके हैं कि चुनाव लड़ते समय हर कैंडिडेट को, उनके बीएलओस को प्रिंट करके फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्शन कमीशन वोटर रोल देता है। वो वोटर रोल हर कैंडिडेट को, हर बीएलओ को दिया जाएगा, बीएलए को दिया जाएगा, जो आपका एजेंट बनेगा। ये पहली बात। दूसरी बात,
ये भी भूल चुके हैं कि वो टीएमसी के खिलाफ लड़ रहे हैं। मुझे लगता है टीएमसी धक्का मार के इनको बाहर भेज चुकी, पर कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि हम टीएमसी के खिलाफ लड़ रहे हैं यहाँ पे चुनाव और सभी सीटों पे लड़ रहे हैं। तीसरी बात, अभी बहुत बड़ी बड़ी बात करी, इतने नाम कट गए। अरे नाम तो बिहार में भी कटे थे 67 लाख। सुप्रीम कोर्ट ने ओपन विंडो आपको छोड़ी और कहा एक नाम ले आइए, एक नाम साहिल जी, सिंगल नेम, कि जिसका नाम गलत कटा हो, नाम होना चाहिए। आज तक वो विंडो खुली हुई है, गए नहीं आप जा नहीं पाए वहां पर। कितना प्रोपागेंडा करेंगे जी? आप भी विपक्ष में है कांग्रेस पार्टी, टीएमसी के देखिए ये बात तो ठीक है, बिहार के भीतर आप एसआईआर के भूल भुलैया में लपेट गए थे और वो एसआईआर के चक्कर में एमआईएम से भी कम सीटें आपकी जीत कर आ गई। देखिए आप बिहार में एसआईआर के भूल भुलैया में अटक गए और एमआईएम जीत गया वहां पर, आपसे एक सीट ज्यादा लेकर आ गए। देखिए साहिल जी सीटों से आप निष्कर्ष लगा सकते हैं, आप अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन जो धरातल पर सही बात है वो भी तो बात जानी चाहिए। बिहार के अंदर क्या बल्क एडिशन नहीं हुआ? क्या महाराष्ट्र के अंदर बल्क एडिशन नहीं हुआ? क्या महाराष्ट्र के अंदर 5 बजे के बाद में जो वोट है, हर चुनाव के पहले बल्क एडिशन होता है। सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं आया। वो महाराष्ट्र के अंदर 75 लाख वोटर 5 बजे के बाद क्या वोट नहीं डाले थे? क्या वोटिंग परसेंटेज 58.6 से 66.6 नहीं हो गई थी? सप्रा जी, क्या ये फर्क हमने सबने नहीं देखा? इसमें से हर चीज अदालत के सामने गई, अदालत ने इसमें से एक भी चीज नहीं मानी है। आपको भी पता है कि प्रकाश अंबेडकर गए थे हाईकोर्ट के भीतर, हाईकोर्ट ने इस बात को नहीं माना है और कोई भी इस तरीके से डेटा वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए कि 1 घंटे के भीतर कितना वोटर्स बढ़े। मैं उत्तर देता हूं, उसका कोरिलेशन नहीं बता पाया कोई। प्रकाश अंबेडकर का इसलिए रिजेक्ट हुआ क्योंकि निर्वाचन, वहां पर कोर्ट ने कहा कि प्रकाश अंबेडकर जो है वो अफेक्टेड पार्टी उसमें नहीं है। उन्होंने कहा कि अफेक्टेड पार्टी आएगी तो हम पार्टी के तौर पर आप चले जाइए, जिन्होंने चुनाव लड़ा था उन्हें जाना चाहिए। ये बहस हम बिहार चुनाव से लगातार कर रहे हैं, मैं आपसे वही पूछने की कोशिश कर रहा हूं। समय निकल जाता है, फिर इन्होंने समय की मर्यादा क्यों कम कर दी? इन्होंने जो सीसी फुटेज देनी है वो 30 दिन की मियाद क्यों कर दी? सारे कानून बदलते आए हैं, सारे कानून बदलते आए हैं। छोटा सा उत्तर सिद्धार्थ यादव, छोटा सा उत्तर। आपकी सापरा साहब, आपकी तो आपकी पूरी पार्टी ही बिहार में अफेक्टेड पार्टी थी, पूरी पार्टी, सारे तो हारे थे। आप जाकर के कोई भी कैंडिडेट को लेकर के खड़ा कर देते कोर्ट में। जब बिहार चुनाव संपन्न हुए 45, अभी सापरा साहब आपके बीच में नहीं बोला था, सुनिए, लेकिन ये बहस है। चलिए एक बात तो माननी पड़ेगी, ठीक है, जितनी कि भाई निर्वाचन आयोग धांधली करता रहे। अरे मैं साहिल जी 10 सेकंड अपनी बात पूरी कर रहा हूँ, ये सापरा साहब ये तरीका नहीं हो सकता। चलिए 1 मिनट, सप्रा जी 1 मिनट, जरा 1 मिनट, जरा हमारे एक्सपर्ट्स की भी राय ले लेते हैं। अरे निर्वाचन आयोग ठीक है, जरा एक्सपर्ट की राय भी ले लेते हैं। देखिए चलिए ठीक है, एक मिनट, सप्रा जी 1 मिनट, जरा शांत, सप्रा जी 1 मिनट। निर्वाचन आयोग सिद्धार्थ यादव आपकी बात खत्म करिएगा, आपकी बात खत्म करिएगा। सप्रा जी ठीक है, आपकी बात सुन ली हमने, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, संजय शर्मा जी के पास भी दोबारा आऊंगा, लेकिन पहले सिद्धार्थ यादव जी आपकी बात खत्म करिए। चलिए ठीक है जी। सापरा जी ने टाइम विंडो की बात कही। मैं जितनी डिबेट बिहार चुनाव होने के बाद गया, मैंने कांग्रेस पार्टी के सब प्रवक्ता नेताओं को चुनौती दी थी। 45 दिन की वीडियो है, सीसीटीवी के लिए चले जाइए कोर्ट, कोई नहीं गया। कमाल है साहिल जी, 45 दिन में तो जाएंगे नहीं, जैसे ही 46वां दिन हो जाएगा आप जाकर के खड़े हो जाएंगे, अरे समय सीमा खत्म हो गई। तो 45 दिन सो रहे थे क्या? ये इतना लंबा शोध मनाते हैं हारने का कि आप जाकर के खड़े नहीं होंगे। देश को चलाने के नियम और प्रक्रिया है, देश को चलाने का एक संविधान है और राहुल गांधी संविधान से ऊपर नहीं है, कांग्रेस पार्टी संविधान से ऊपर नहीं है। नियमों में रह करके चुनाव लड़ोगे तो बेहतर लड़ोगे, नहीं तो एमआईएम से छोड़ जाओगे। दो चीजें उभर कर सामने आई है। जब भी हमने बंगाल को लेकर पिछले कुछ दिनों में डिबेट की है, क्योंकि युद्ध के साथ साथ बंगाल के भी युद्ध पर डिबेट होती रहती है, और तब 2 चीजें उभर कर सामने आई है। एक, वोटर लिस्ट को लेकर हमने लगातार चर्चा की है, और दूसरा, जो बंगाल के भीतर उस वक्त जो लग रहा था कि अनप्रेसिडेंटेड रूप से आईएएस, आईपीएस और उसके साथ साथ लोअर कैडर के जो अधिकारी है उनके जो ट्रांसफर्स किए गए, क्या उसका असर चुनाव पर पड़ सकता है? हमारे साथ में 2 हमारे स्पेशलिस्ट भी है, संजय कुमार है, सेफोलॉजिस्ट है, और गौतम लाहिरी जी वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे भी हम पूछेंगे। गौतम जी, सबसे पहले मुझे आपसे जानना है, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा बार बार निकल कर आ रहा है और शायद पहली बार मैं इस मुद्दे को सुन रहा हूं कि चीफ सेक्रेटरी ट्रांसफर किए गए, डीजी ट्रांसफर किए गए, पुलिस कमिश्नर कोलकाता के ट्रांसफर किए गए, उसके साथ साथ एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर ट्रांसफर किए गए,
और उसी तरीके से आईपीएस अधिकारी जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, कुल मिलाकर 395 अधिकारी ट्रांसफर किए गए। क्या सचमुच में अधिकारियों के बलबूते पर एग्जिस्टिंग सरकार राज्य में चुनाव जीत सकती है? और अगर वो अधिकारी वहां पर नहीं है तो उसका फायदा क्या अपोजिशन पार्टीज को मिल सकता है? क्योंकि बार बार ये चर्चा यहां पर हो रही है, आपको क्या लगता है? और बंगाल का खास अगर हम उदाहरण लेने की कोशिश करें तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि चुनाव का बाकी आरोप प्रत्यारोप के अलावा जो असली चीज है, मुद्दा एजेंडा कौन सेट कर रहा है, ये देखना जरूरी है। इस बार जो है ममता बनर्जी का 15 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है, जितना भ्रष्टाचार का आरोप है, बाकी जो आरोप है, बेकारी का आरोप है, लोगों का नौकरी का आरोप है, इस मामला कोई सामने नहीं आया। ममता बनर्जी क्लेवरली इसको चुनाव आयोग के ऊपर निशाना बना के वो एक डर का माहौल ऐसे पैदा हुआ है। कल एक सुसाइड भी हो गया एक वोटर का। दूसरी बात यह है कि बीएलओ सुसाइड तो पहले हो चुका है, लेकिन ये जो सीन है कि आपका वोटाधिकार ये चुनाव आयोग खत्म कर रहा है। पहले देखिए, चुनाव आयोग जिस दिन घोषणा की थी चुनाव का, 7 करोड़ 14 लाख से 6 करोड़ 44 लाख, पहले 60 लाख लोग बात नहीं है वोटर लिस्ट में। उसके बाद 60 लोग है जिसके ऊपर चल रहा है कि विचार कि ये सही है कि गलत है, नागरिक है कि नहीं है। लोगों में डर पैदा हुआ है कि हम नागरिक अगर नहीं होंगे इस बार, शायद हो सकता है, आप देखेंगे जितना भी वोटर हो, सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज इस बार होगा, कारण लोग डर के कारण वोट देंगे। तो अगला बार चुनाव में हमारा नाम इस बार नहीं आया तो हम वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। इसलिए वोटर बंगाल में 80-85% वोट होता है। इस बार मुझे उम्मीद है 90% तक पोलिंग जाएगा, अगर पोलिंग सही समय में होता है तो। दूसरी बात है कि जो एजुकेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चुनाव का पहले तक वो नाम इंक्लूड होगा। लेकिन जैसे देखिए, आज ही अखबार में खबर है, आपने देखा होगा कि मुर्शिदाबाद का नवाब फैमिली का 300 लोगों को नाम काटा है, जो मिर्जाफर के साथ जुड़ा हुआ फैमिली है। वो वहां पे तब से 1757 के पहले से वहां पे है, उसका नाम नहीं है। ये लोग ट्राइब्यूनल में जा रहा है। ये जितना लोग जो जिसका नाम बाहर हो रहा है, ये ट्राइब्यूनल में जा रहा है। ये सीपीएम और टीएमसी एक लॉयर्स टीम भी बनाया है। लेकिन भाजपा का जो नाम काट गया पहले चरण में 60 लाख में, उसमें मथुआ गया, राजवंशी गया, गोरखा गया, उसके लेके उतना शोर हम नहीं सुन रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बाद में जो पहले जो एक बीएलओ के ऊपर जो माइक्रो ऑब्जर्वर, उसके बाद जो काम किया, लगा कि इसमें शायद पहली बार बीएलओ सरकार का होता है। तो हो सकता है कि ममता बनर्जी के कहने पर वो जानबूझ के कुछ नाम काटा है टीएमसी ने, उसको मेकअप करने के लिए अभी दूसरा एक प्रक्रिया चल रहा है। मतलब कुल मिलाकर गौतम जी, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तृणमूल कांग्रेस से रिलेटेड वोटर्स के नाम कट रहे हैं एडजुडिकेशन में जाने की वजह से, उसी तरीके से मटुआ, राजवंशी जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, पिछले चुनाव में देखा गया था, उनके भी नाम काटे गए हैं। और इसीलिए उस वक्त इतना हल्ला इस पर नहीं हो रहा था। लेकिन संजय कुमार जी, मुझे आपसे ये जानना है, क्योंकि काटे गए जी, संजय कुमार जी, यह एक बड़ी दिलचस्प बात है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद लगातार इस पूरी प्रोसेस को वोटर्स के नाम जुड़ने और वोटर्स के नाम निकालने के जोड़ा जा रहा है इस बात से कि चुनाव इससे जीता जा सकता है कि नहीं जीता जा सकता। क्या कोई कॉन्क्रीट एविडेंस हम इस पूरे मामले में निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि बिहार में अगर चुनाव जीते हैं उसके 100 कारण दिए जा सकते हैं, महाराष्ट्र में अगर चुनाव जीते हैं उसके भी 4-5 कारण दिए जा सकते हैं, और हरियाणा के कारण इंटरनल पॉलिटिक्स से लेकर कई सारे दिए जा सकते हैं। क्या सचमुच में इसका कोई कोरिलेशन है? और इसी के वजह से इस बारे में डर है कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी में कि उनके नाम कट रहे हैं और इसके वजह से वो शायद चुनाव हार सकते हैं? आपने साहिल एक वर्ड का इस्तेमाल किया कि कंक्रीट एविडेंस या कंक्रीट कोरिलेशन। मुझे लगता नहीं है कि कोई कंक्रीट एविडेंस ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा। परसेप्शन जरूर बन गया है। परसेप्शन क्यों बन रहा है? क्योंकि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर उम्मीद नहीं थी कि जिस पार्टी की जीत हुई, जैसे बीजेपी की या उनके सहयोगियों की, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, हरियाणा की बात करें, बिहार की बात करें, तो एक परसेप्शन था कि ऐसे राज्य हैं शायद बीजेपी के लिए जीत पाना आसान नहीं होगा। लेकिन बीजेपी की बड़ी जीत होती है। इन राज्यों में वोटरों की संख्या में उतार चढ़ाव भी हुआ, तो परसेप्शन जरूर बना हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कंक्रीट एविडेंस मिलेगा। आपने बिहार का जिक्र किया, और बिहार में जिस बात की चर्चा हो रही थी कि भाई बहुत शोर मच रहा था, पहला राज्य है जहां एसआईआर के बाद चुनाव हुए, एसआईआर के पहले
जब एसआईआर हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि यही मुद्दा होगा जो चुनाव में बड़ा मुद्दा होगा, लेकिन चुनाव के समय तो ये मुद्दा था ही नहीं। और जिन लोगों के नाम कटे और जिस बात की बार बार चर्चा हो रही है कि उन लोगों को सामने नहीं खड़ा किया गया कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनका नाम कट गया है लेकिन उनके नाम होने चाहिए, तो कोई बहुत कंक्रीट एविडेंस दिखाई नहीं पड़ता। परसेप्शन जरूर ऐसा बनता जा रहा है कि भाई जो रूलिंग पार्टी है केंद्र में बीजेपी, एसआईआर हो रहा है और एसआईआर के सहारे बीजेपी एक अननेसेसरी लाभ उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा कोई कंक्रीट एविडेंस मुझे दिखाई नहीं पड़ता। नहीं, लेकिन संजय जी जो परसेप्शन की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि लाहिरी जी भी उसके बारे में कह रहे थे कि परसेप्शन से चुनाव जीता जाता है, ये परसेप्शन चुनाव जीतने में काम आता है क्या? क्योंकि बिहार के भीतर हमने देखा कि राहुल गांधी का पूरा कैंपेन उसके इर्द गिर्द था और उसके बाद कहीं ना कहीं वो असली मुद्दे पर लेकर आए। आज की स्थिति में बंगाल में हम दो ही चीजों की बात कर रहे हैं, या तो हम एसआईआर की बात कर रहे हैं, या तो एडजुडिकेशन की बात कर रहे हैं, या तो ट्रांसफर्स की बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है ये हम बात कर रहे हैं वोटरों के नजरिए से। देखिए, परसेप्शन से चुनाव जीता जाता है या नहीं जीता जाता, मैं कहता हूं कि परसेप्शन से चुनाव जीता जाता है, लेकिन ये जो परसेप्शन की वोट कट जाएगा, वोट कट गया है, आपका वोट काटने वाली है इलेक्शन कमीशन, इस परसेप्शन से चुनाव का संबंध नहीं है। और क्यों नहीं है मैं बताता हूं। जिन वोटरों का नाम कट गया उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं रहेगी चुनाव में, वो पार्टी ए को और पार्टी बी किसी को वोट ही नहीं दे सकते। अगर उनके लिए मुद्दा है कि भाई मेरा वोट तो कट गया, मुद्दा उनके लिए रहेगा, उनको एजिटेट करेगा, लेकिन चुनावी मुद्दा नहीं होगा क्योंकि वो तो वोट दे ही नहीं सकते। जिनका नाम नहीं कटा है वो कहते हैं कि ये क्या मुद्दा है, आप इतनी चर्चा कर रहे हो, इसके नाम कट गए, उसके नाम कट गए, हमारा तो नाम है। तो उनके लिए भी ये मुद्दा नहीं है। तो मुद्दा है लेकिन चुनावी मुद्दा नहीं है। तो ये जो परसेप्शन बना रहे हैं कि अच्छा वोट कट जाएगा और चुनाव इससे एक पार्टी जीत जाएगी या दूसरी पार्टी जीत जाएगी, इस परसेप्शन के सहारे आप चुनाव नहीं जीत सकते। जो दूसरा परसेप्शन है कि कौन सी पार्टी स्ट्रांग है, किस पार्टी ने काम किया, किस पार्टी का जनाधार ज्यादा है, कौन सी पार्टी गरीबों की मदद करेगी या कौन सी पार्टी गरीबों के लिए मदद कर रही है, इस परसेप्शन से जरूर चुनाव जीतने या हारने में मदद मिलती है। ठीक है, चलिए मेरा समय खत्म हो रहा है, इसलिए संक्षेप में मुझे तीनों पार्टियों से जवाब चाहिए। शुरुआत करेंगे संजय शर्मा जी आपसे। क्या सचमुच में इसी मुद्दे पर आप चुनाव मैदान में उतरेंगे या आपके पास भी कोई प्रो इनकम्बेंसी की बातें होंगी बताने के लिए? क्योंकि संजय शर्मा भी कह रहे हैं, संजय कुमार भी कह रहे हैं, गौतम लाहिरी भी कह रहे हैं कि भाई ये मुद्दे से चुनाव नहीं जीता जा सकेगा। देखिए, मुद्दा एक ही है, बंगाल का सतत विकास और ज्यादा विकास। और वर्तमान में जो चुनाव आयोग की ज्यादतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की ज्यादतियां हैं, इसके संबंध में लोगों को जागरूक करने का। और एसआईआर के माध्यम से जो लाखों लोगों के नाम काट दिए गए हैं, हम इनको भी एक जगह लेकर आएंगे और देश और दुनिया देखेगी कि केंद्रीय चुनाव आयोग अभी भी उनके लिए मुद्दा रहेगा। चरण सिंह सप्रा जी, जल्दी से एक लाइन में मुझे बताइएगा कि जो अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं वो आप सही मानते हैं कि गलत मानते हैं? अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए वो सही मानते हैं कि गलत मानते हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि चुनावी मुद्दे जो हैं वो धरातल पर ये मुद्दे होने चाहिए कि ममता बनर्जी को उनके 15 साल का रिपोर्ट कार्ड पूछना चाहिए कि आपके सत्ता के समय में क्यों इतना आप वोट लेते हो मां माती मानुष के नाम पर, लेकिन मां से आपने वादा खिलाफी की, आपने माती से वादा खिलाफी की और मनुष्य को तो आपने गरीबी की ओर ढकल दिया वहां पर। तो ये तो सवाल ममता बनर्जी से पूछना चाहिए। पर कांग्रेस आपके साथ में है, सिद्धार्थ यादव, क्या आपके लिए मुद्दा खत्म हो गया है? मैं उत्तर दे रहा हूँ। बीजेपी से ये सवाल पूछना चाहिए कि ध्रुवीकरण। देखिए साहिल जी, सिद्धार्थ यादव जी, 60 लाख नामों को काटा गया, 60 लोगों को टीएमसी ला करके खड़ा कर दे तो पश्चिम बंगाल मान जाएगा। ये प्रोपागेंडा है, झूठ है। जो सरकार 7th पे कमीशन लागू नहीं कर पाई, जो सरकार जो चलिए ठीक है, 60 नाम अगर तृणमूल कांग्रेस सामने लेकर आती है तो मान जाएगा पश्चिम बंगाल। भारतीय जनता पार्टी फिलहाल ये कह रही है।